हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे ना, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो सारे। तो देखिए, अब पॉलिटिकल साइंस में अगर आप 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है, ठीक है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ये क्लास नहीं, इनसे पहले 2 क्लास हुआ उनको भी देखिए, इसके बाद और भी बाकी होगा। एक क्लास में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। देखिए, एक क्लास में 50 ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो प्रश्न हम लोग 25 पढ़ेंगे, उन प्रश्न को अगर पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो आप आसानी से बनाओगे और बना के संतुष्ट भी रहोगे, हाँ मैंने सही बनाया है। इसलिए हम लोग 25-25 प्रश्न ठीक तरीके से समझ करके, है ना, डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे और प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक है, वहां पर पॉलिटिकल साइंस क्लास 12, तो उसमें जाकर के आप, है ना, क्रम से क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। अब हम आपको आंसर बता देंगे कि ताशकंद समझौता जो है कौन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, कौन 2 देशों के बीच में हुआ था, तो पाकिस्तान के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें यह प्रश्न पूछ देगा कि इस समझौते पर भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था, पाकिस्तान से किसने हस्ताक्षर किए थे, ये ताशकंद कहां पर है, ये समझौता कब हुआ था, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लोग जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे ना उसका पूरा ऑपरेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है ताशकंद समझौता। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ताशकंद समझौता हुआ था ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता जो है ये क्या है। हुआ ये था कि 1965 ईस्वी में, है ना, 1965, 1965 ईस्वी में क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गया। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ 1965 में, और 1965 और 66 में तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, नेहरू जी की तो मृत्यु हो चुकी थी। तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान वाले ने गलती कर दिया, भारत पर हमला कर दिया। तो भारत ने क्या हुआ, पाकिस्तान को चुन चुन के, है ना, उसको चुन चुन के लताड़ा, और इतना हुआ कि भारत के जो सैनिक थे ना पाकिस्तान पहुंच गए, और पाकिस्तान पहुंच करके पाकिस्तान का जो शहर है ना लाहौर, उस पर कब्जा कर लिया। तो इस 1965 के युद्ध में क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो है खूब पिटाई लगा, और लाहौर पर जो है भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया। तो अब क्या हुआ कि पाकिस्तान का लाहौर पर कब्जा करेगा तो साला वो रोने लगा, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि ताशकंद, ताशकंद में जो है ना, याद रखिएगा, ये ताशकंद उस समय यूएसएसआर, रूस का हिस्सा हुआ करता था। अभी तो अलग देश है उज्बेकिस्तान। तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो वहां ताशकंद में क्या हुआ कि भारत की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ कि चलो भाई जो हुआ, है ना, माफ साफ कर दो, हमें लाहौर वापस कर दो, है ना। तो ये समझौता हुआ था ताशकंद के अंदर में। तो भारत के तरफ से जो है इस समझौते में लाल बहादुर शास्त्री गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जाएंगे ही, वो प्रधानमंत्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है गए इसमें समझौता में, और पाकिस्तान के जो तरफ से आए हुए थे वो आए थे, अयूब खान नाम था उसका। ठीक है, ये वहां के उस टाइम के राष्ट्रपति थे, अयूब खान। ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है अयूब खान जो है उस समय राष्ट्रपति थे, और लाल बहादुर शास्त्री भारत देश के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के बीच समझौता हुआ, है ना। और इस समझौता में क्या हुआ कि ये जो लाहौर पर भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया था, ये लाहौर उनको वापस दे दिया। और इस समझौते पर पूछेगा कि भारत की तरफ से सिग्नेचर किसने किया, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने। और यह समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। 65 में युद्ध हुआ था, और 1966 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर हुआ। हस्ताक्षर होने के बाद उसके सुबह में 11 जनवरी 1966, आप याद रखिएगा,
11 जनवरी 1966 1966 को क्या हुआ, इसी ताशकंद में ही समझौता पर सिग्नेचर करने के कुछ घंटों के बाद, है ना, लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु हो गया, है ना, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गया। अब ये कैसे मृत्यु हुआ, ये एक रहस्य बना हुआ है, ठीक है, इस पर कुछ भी खुलासा, कुछ भी क्या बातें क्लियर आज तक नहीं हो पाया। तो इतना बात आपको याद हो गया, तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता में ये जो ताशकंद है ये कहां पर है, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुआ था उसमें शांति स्थापित करने के लिए ये ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। और ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पाकिस्तान के अयूब खान के बीच हुआ था, और यह समझौता पर हस्ताक्षर 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। अब हमें लगता है कि इस समझौते से अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो है ताशकंद समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो बताइए किन के मध्य हुआ था, तो आंसर हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है ये समझौता हुआ था। ये जो साइड में लिखे ना ये सब भी आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा भी और इसको कॉपी में बगल में लिखते जाइएगा, अच्छा रहेगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है ये समझौता हुआ था, कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को। भारत की तरफ से कौन सिग्नेचर किए थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताया। देखो यहां पर प्रश्न है भारत में विविधता में एकता। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम तो आप सुने होंगे, भारत देश के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, और उसको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे कि है ना भारत के लोगों से अपील किए कि जाति धर्म संप्रदाय ये सारी तुच्छ चीजों को आप छोड़ दीजिए, इनके लफड़ा में मत पड़िए और सब लोग मिलके आधुनिक भारत का निर्माण करने में योगदान दीजिए, ठीक है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, तो इसलिए उसको आधुनिक भारत का हम लोग निर्माता भी कहते हैं। इस आधुनिक भारत के निर्माण में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उन्होंने ही विविधता में एकता की परिभाषा दी, विशेषता बतलाया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि विविधता में एकता की विशेषता किसने दिया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने ही विविधता में एकता की विशेषता को बताया था। अगला प्रश्न है इनमें से किस राज्य का सृजन 2000 में नहीं हुआ। हम लोगों को मालूम है कि शुरू से जैसे अभी भारत देश के अंदर में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन शुरुआत टाइम से ही ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बनाए गए थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1956 में जो है 14 राज्य था और कितने 8 थे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश था 1956 में। धीरे 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 राज्य बनते गया बनते गया बनते गया, अभी क्या है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो उनमें से 2000 ईस्वी में भी 3 राज्य बने थे भारत में, तो वो कौन 3 राज्य था, ठीक है। तो आप यहां ध्यान रखिएगा कि 2000 ईस्वी में अगर हम बात करें तो भारत देश के अंदर में 3 नए राज्य बने। कौन कौन बना था, ये राइट 2000 ईस्वी में 3 राज्य बना। देखिए एक तो 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना एक राज्य, एक बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, और एक राज्य बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 2000 ईस्वी में 3 राज्य भारत के बढ़े, नए बने, कौन कौन से, है ना, कब कब, पहले डेट देखिए 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर को जो राज्य बना वो था छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ याद रखना है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना।
पूछेगा कि कौन से राज्य से कटकर बना था। तो पहले ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रदेश से ही कटकर ये बना। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से ही कट के बना था। तो याद रखिएगा एमपी से यानी मध्य प्रदेश से कट के यह राज्य बना था छत्तीसगढ़। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ किन से कट के बना, तो मध्य प्रदेश से। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को राज्य बना उत्तराखंड, है ना, जिसकी राजधानी देहरादून है। ये उत्तराखंड बना। और ये उत्तराखंड किससे कट के बना था, याद रखिएगा यूपी से कट के बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही पहले हिस्सा था उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को वो अलग राज्य बन गया। और 15 नवंबर 2000, ये तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि ये तो झारखंड बना था। ठीक है, और ये झारखंड कौन से राज्य से कटकर बना है, तो झारखंड बिहार से कट के बना है। क्लियर है। तो 2000 में 3 राज्य बने, एक तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और यहां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य 2000 में नहीं बना। उत्तराखंड तो 2000 में बना है, झारखंड भी 2000 में बना है, छत्तीसगढ़ भी 2000 में बना है, लेकिन ये जो तेलंगाना है ना, ये 2000 में नहीं बना है। आपको मालूम होगा कि 2 जून 2014 ये जो तेलंगाना है, इस तेलंगाना का जो गठन हुआ है, ये जो तेलंगाना राज्य बना है, ये तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 ईस्वी को बना है। और कौन से राज्य से कटकर बना, तो ये आंध्र प्रदेश से कट के बना। ठीक है यहां तक। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन 2000 में नहीं बना, तो 2000 में तेलंगाना नहीं बना था, ये 2014 में बना है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, ये सब भी आप लोग जरूर उतार लीजिएगा साइट में, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था। अच्छी बात बताओ, जब देश को आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद ये हुआ कि भारत को किस तरह से बांटा जाए, है ना, प्रशासनिक इकाइयों में कैसे राज्य बनाया जाए, किस आधार पर राज्य बनाया जाए। तो इस पर ही विचार करने के लिए एक आयोग बना था, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। यहां ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, है ना, ये राज्य पुनर्गठन जो आयोग था, इसका गठन हुआ, आप ध्यान रखिएगा, इसका गठन हुआ था 1953 में। दरअसल बात यह है कि 1953 में क्या हुआ, 1950 से ही जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, अभी तेलंगाना वाला भी एरिया उसमें था, तो उस एरिया में तेलुगु भाषी लोग ज्यादा हैं। तो उनका कहना था कि तेलुगु भाषा के आधार पर जो है, जहां तक तेलुगु भाषा का है ना बहुल क्षेत्र है, तो पूरा एरिया को मिला के एक राज्य बना दिया जाए, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर। और हुआ भी ऐसा ही, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश जो है वह भाषा के आधार पर राज्य बन गया। इसलिए बहुत अच्छा सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था। तो वो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बन गया। उनके बाद तब केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक आयोग बनाया जाएगा जो राज्यों का सीमांकन करेगा और ये पता करेगा कि भाई किस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष बनाया था फजल अली आयोग, है ना, फजल अली को। ठीक है, ये न्यायमूर्ति थे, जज थे, न्यायाधीश थे, तो इनको बनाया था इसका, ठीक है, अध्यक्ष बनाया फजल अली को। फजल अली को अध्यक्ष बनाया और उसके बाद इस पर काम हुआ। काम होने के बाद 1955 में जो है इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, पारित किया, और उसी रिपोर्ट के आधार पर तब जो है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यहां ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है, अधिनियम 1956 में पारित किया गया, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन पूछेगा तो 1953, और इसके अध्यक्ष फजल अली,
और इन लोगों ने जो रिपोर्ट 1955 में पारित किया, उसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में। और इसमें यह निर्णय लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन ठीक होगा। ये सारी बात का इसमें निर्णय लिया गया कि भाई जो गुजराती भाषी लोग हैं उसके लिए गुजरात रहेगा, मराठी के लिए महाराष्ट्र रहेगा, तेलुगु के लिए आंध्र प्रदेश हो ही गया है, बंगाली के लिए बंगाल होगा। तो इस तरह का विचार इन्होंने दिया और भाषा के आधार पर इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो है 14 राज्य, ध्यान रखिएगा 14 राज्य और 8 है ना, 8 नहीं 6 केंद्र शासित प्रदेश का उस समय गठन किया गया। ठीक है, भाषा के आधार पर ही इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो इसे बहुत प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में। इसकी है ना, इसमें किस आधार पर राज्यों को बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भाषा के आधार पर कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और खूब बढ़िया प्रश्न बनेगा कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन हुआ? तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 यानी 1953 ईस्वी को बना था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलो, हमें उम्मीद है कि अब राज्य पुनर्गठन आयोग से कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर का आप उत्तर बताइए, राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष पूछा है तो आंसर फजल अली हो जाएगा। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली हो जाएगा। ठीक है, फजल अली हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पढ़िए, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? देखिए, अध्याय का मतलब यहां पर भाग से होगा। ठीक है, आपको अगर भाग मालूम है कि कितने भाग थे भारतीय संविधान में, ये सब जो बगल में लिखते हैं ना, इनको जरूर आप साइड में कॉपी में लिखिएगा और उसको देखते रहिएगा, तो बहुत संतुष्टि के साथ परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, ठीक ना, इस प्रश्न को समझते हैं 5 नंबर वाला, भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, ठीक है, भारतीय संविधान की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर, ठीक है, 1 मिनट, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कितने अध्याय थे? तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो जिस समय भारत देश का संविधान तैयार हुआ, ठीक है, तो उसमें मूल रूप से अगर पूछेगा, है ना, मूल रूप से अगर बात करेगा तो उस समय कितने भाग थे? ठीक है, जब संविधान को लागू किया गया था तो उस समय कितने भाग थे और उस समय कितने अनुच्छेद थे और उस समय कितनी अनुसूची थी? ठीक है, लास्ट में अनुसूची लिखा हुआ है ना, यहां अनुसूची लिखा हुआ है। क्लियर? कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूची थे। और बाद में जो है इसमें, है ना, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में संविधान में कितना भाग है, कितना अनुच्छेद है और कितनी अनुसूची है। ठीक है, और कितनी अनुसूची है, ये आपको थोड़ा सा फ्रेश रहना है इसमें। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिए, जब भारतीय संविधान बना तो उसमें मूल रूप से अगर बात करें तो उसमें टोटल 22 भाग था। कितना? 22। और अभी जो भारतीय संविधान है इसमें टोटल 25 भाग है। तो कितना भाग बढ़ गया? 5 भाग बढ़ गया। और मूल रूप से जो संविधान में अनुच्छेद था वो 395 था, 395, 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अभी अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो लगभग 470 के आसपास अनुच्छेद अभी है संविधान के अंदर। और हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची जो है मूल संविधान में 8 अनुसूची था और अभी कुल अनुसूची कितना हो गया है? 12 हो गया है।
तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि संविधान में मूल भाग अगर पूछे तो 22 थे, अनुच्छेद अभी 25 हो चुका है, उस समय अनुच्छेद 395 था, अभी लगभग 470 हो चुका है, अनुसूची उस समय 8 था, अभी 12 हो चुका है। लेकिन प्रश्न में न भाग का बात किया है, न अनुसूची का बात किया है, न अनुच्छेद का बात किया है। प्रश्न के अंदर में बात किया है कुल कितने अध्याय थे। अध्याय का मतलब समझते हैं, अध्याय का मतलब जो है भाग ही हो गया, ठीक है। तो पहले अध्याय कितने थे, 22, तो भाग 22 है ना, तो अध्याय 22 हो गया। और अभी अध्याय कितने हैं, तो अभी अध्याय 25 है, ठीक है, समझ आ गया होगा। भाग 25 है मतलब अध्याय 25 है। तो यहाँ पर भारत संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो अभी अगर अध्याय की बात करें तो अभी टोटल अध्याय कितना है, 25 है, क्लियर। और मूल संविधान में कितने अध्याय थे, तो उस टाइम पर जो थे उस समय 22 अध्याय थे, क्लियर। इसको आप लोग है ना छाप लीजिएगा, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी। देखो सीमांत गांधी जो है, ये सीमांत गांधी जो है किसको कहा जाता है ना। तो ये आपको मालूम है कि सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इसको ही फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी इंग्लिश में इस तरह से दे सकता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी कहा जाता है। इसके अलावे जो है एक प्रश्न बहुत खूबसूरत सा पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे इकलौता पाकिस्तानी है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, इनसे सम्मानित किया गया है एक पाकिस्तानी को, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तो यहां सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये इनका सही आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो मैंने अभी कहा आप लोगों को कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ और 1956 में अधिनियम पारित हुआ। और इसी अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछेगा तो 1956, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। आजादी के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। आपको मालूम है कि जो राज्य मणिपुर है ना, मणिपुर है, ये मणिपुर जो है भारत का हिस्सा 1949 में बनता है। ये जो मणिपुर है ना, भारत देश का एक स्टेट है, अभी आपको मालूम होगा, ये मणिपुर जो है ये पहले आजादी के समय ये भारत का हिस्सा नहीं था। यहां पर एक राजा थे, उसका नाम था महाराजा बोध चंद्र सिंह, ठीक है। यहां एक राजा थे, इसका नाम था महाराजा बोध चंद्र सिंह, ठीक है, महाराजा बोध चंद्र सिंह। महाराजा बोध चंद्र सिंह जो है एक राजा हुए यहां पर थे। तो जब 1947 में भारत देश को आजादी मिली, तो आजादी के बाद ये मणिपुर भारत में नहीं था, भारत के हिस्सा नहीं थे। और 1947 से लेके 1949 तक जो है मणिपुर पर यही महाराजा बोध चंद्र सिंह जो है इनका राज चला। और बाद में 1949 में जो है इस मणिपुर को भारत देश के अंदर मिला लिया गया। तो पूछा जा सकता है, खूब अच्छा प्रश्न, कि मणिपुर भारत का हिस्सा कब बना। 1949 में। भारत में मणिपुर का विलय कब हुआ, तो 1949 में जो है भारत में विलय कब हुआ, तो 1949 में हुआ, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां लेकिन आजादी के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे, तो महाराजा का नाम पूछा है, तो महाराजा आपका ये वाला महाराजा बोध चंद्र सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा महाराजा बोधचंद्र सिंह। ठीक है, महाराजा बोधचंद्र सिंह जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? बहुत इंटरेस्टिंग है ना, इसके बारे में कुछ और भी बातें समझिए, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, गोवा जो है आप जानते हैं भारत देश के अंदर में गोवा की स्थिति कहां पर है ना। मैप आप लोग थोड़ा अपने पास रखा करिए, उसमें देखिए कि गोवा कहाँ है ना, तो ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अगर आपके दिमाग में मैप चलता है तो। ये जो गोवा है ना, गोवा पर जो है अंग्रेजों का यानी इंग्लैंड का अधिकार नहीं था। गोवा वाला जो हिस्सा है भारत का, वहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था। जैसे बाकी जगह पर जो है अंग्रेज का, इंग्लैंड का, ब्रिटेन लोगों का कब्जा था, लेकिन गोवा पर जो है अंग्रेजों का कब्जा था, ये पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक है, तो गोवा पर जब पुर्तगालियों का कब्जा था, है ना, तो गोवा जो है फिर भारतीय सैनिकों ने जो है पुर्तगालियों से 1961 में गोवा को मुक्त करा दिया। तो गोवा जो है ये पुर्तगाली के कब्जा में था। ठीक है, पुर्तगाली के कब्जा में था, लेकिन 1961 में जो है गोवा को मुक्त करा लिया गया। ठीक है, गोवा को आजाद करा लिया गया और पुर्तगाली लोग जो है यहां से चले गए। तो गोवा मुक्त कब हुआ? 1961 में। ठीक है, और ये जो पुर्तगाली है, गोवा पर किसका कब्जा था? तो पुर्तगालियों का कब्जा था। तो जब 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया, तो उस समय गोवा को राज्य नहीं बनाया गया था, गोवा को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, जब 1961 में गोवा मुक्त हुआ तो गोवा को उस समय केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, ये राज्य नहीं था। लेकिन अभी के डेट में आपको मालूम है कि गोवा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। तो 1987 में गोवा और आपको एक राज्य और याद आ रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इन दोनों को जो है राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा राज्य कब बना? तो गोवा राज्य जो है 1987 में जो है ये राज्य बना। 61 में ही पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था, लेकिन 87 में जो है ये राज्य बना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां प्रश्न है कि गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? अब यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। गोवा भारत संघ का राज्य कब बना, इसका आंसर क्या होगा? 1981 आंसर होगा या इसका आंसर 1961 होगा? अब आपका यहां पर प्रश्न होगा कि सर, एक मिनट, चलिए अब यहां पर देखिए, है ना, गोवा भारत संघ का राज्य कब बना? देखो, भारत का राज्य कब बना, राज्य तो अभी बतला नहीं कि राज्य कब बना, ये 1987 में बना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1987, 1987 में। और 1987 में कौन राज्य बना था? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं थी, कौन कौन सी बाधाएं थी? 4 ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। तो देखो, जब देश आजाद हुआ तो उस समय राष्ट्र का निर्माण करने में, देश का निर्माण करने में बहुत सारी चुनौतियां थी कि देश के अंदर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए। इतने धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं, सबको एक साथ लेकर कैसे देश में आगे बढ़ा जाए, कैसे देश का विकास किया जाए। तो ये क्षेत्रवाद, भावना है ना, भाषाओं की विविधता है कि भाई उधर तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ भाषी है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कैसे इन सबको एक करके चले, जातिवाद सभी। तो राष्ट्र निर्माण का मार्ग में जो रुकावट था, ये क्षेत्रवाद भी, भाषा का विविधता, जातिवाद, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए 11 नंबर में कि भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बना था? इस योजना वाला जो है ना, ये इसमें आपको दिक्कत होता होगा, हिस्ट्री में भी ये प्रश्न आता है, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। एक था क्रिप्स मिशन, क्रिप्स योजना। ठीक है, ये जो क्रिप्स योजना है ना,
ये जो क्रिप्स योजना है ये 1942 में भारत आया था। और उसके बाद जो है एक हो गया आपका है ना कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है। ये जो कैबिनेट योजना है और ये कैबिनेट योजना जो है ये 1946 में आया, है ना, 1946 में आया। और ये जो कैबिनेट योजना 1946 के अंदर आया था, इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है एक तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, है ना। इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, है ना। अंतरिम सरकार का गठन हुआ 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। और ठीक है 2 सितंबर 1946 को। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का भी गठन हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है संविधान सभा का गठन जो है इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में 1946 में हुआ था। और माउंट बेटन योजना एक पूछता है, ठीक है। ये माउंट बेटन योजना, तो ये जो माउंट बेटन योजना है ना ये 1947 का है। ये 3 जून 1947 को, ये वही दिन है जिस दिन ये घोषणा हुआ था कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश होगा। ये माउंट बेटन योजना के तहत ये घोषणा हुआ था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो घोषणा हुई थी ये इस योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन जो है इस योजना के तहत हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो ये सब है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लियर रखिए, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाया करता है। तो भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बना था, तो आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है ना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है ये अंतरिम सरकार बना था, है ना, कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है ना, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, जनता में। अच्छा बताओ यदि जनता ही न रहेगा तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और संविधान का क्या, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो जनता देना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए 12 कंप्लीट हुआ। देखिए 12 तक कंप्लीट हो गया। 13 नंबर में है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए इस प्रश्न को लेकर के भी ना बहुत कंफ्यूजन होगा और आप गलती कर देंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जब देश आजाद हुआ ना, तो आजाद होने के बाद पहला जो गवर्नर जनरल हुआ वो बने थे लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन ये गवर्नर जनरल बने। लेकिन ये जो है ना ये प्रथम गवर्नर जनरल हो गए, आजादी के बाद ये गवर्नर जनरल बने। लेकिन ये जो है ना अंग्रेज थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेज थे, ये अंग्रेज थे। उसके बाद एक जो है ना भारतीय गवर्नर जनरल इसके बाद बने, उसका नाम था सी राजागोपालाचारी। याद होगा आप लोगों को, कल के क्लास में भी इसका नाम आया था, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, भारत रत्न पहली बार इसी को मिला था। तो सी राजागोपालाचारी जो है ये भारतीय थे। तो अब यहां पर समझिएगा बातों को, लॉर्ड माउंट बेटन जो है ये अंग्रेज थे। आजादी के बाद ये गवर्नर जनरल बन गए। तब स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन, क्लियर। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यानी भारत का लोग जो गवर्नर जनरल बना ये सी राजागोपालाचारी, और इसके बाद कोई बना भी नहीं, ठीक है। तो ये एकलौता रहे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पूछा है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है ये हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा, ठीक है। और भारतीय पुस्तक कौन बना था गवर्नर जनरल, तब आंसर होता सी राजागोपालाचारी। किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था कि भाई मुसलमानों के हितों की रक्षा इंडिया के अंदर नहीं हो पाएगा, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान होना चाहिए, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान होना चाहिए। ये जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था ना ये दिया था, जो आप सोच भी लिए ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो ये किसका कहना था, तो ये जिन्ना का कहना था, ठीक है। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था। मैंने अभी कहा ना कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो भारतीय सेना ने क्या हुआ, पाकिस्तान को पटक पटक के दिया और उसके बाद जो है ना लाहौर पर कब्जा कर लिया।
और उसके बाद जो है उज्बेकिस्तान, अभी उसकी राजधानी ताशकंद पड़ता है, वहीं पर जो है अपने देश के प्रधानमंत्री उस समय के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान गए थे, और दोनों के बीच समझौता हुआ और लाहौर को हालांकि रोने लगा तो उसको वापस कर दिया। तो 10 जनवरी 1966 को जो है हस्ताक्षर शिमला इसमें ताशकंद समझौता में हुआ था। तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब किया था। देखो सिंधु जल समझौता जो है ना, ये क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। समय है 19 सितंबर 1960। अब बताइए, ये समझौता जो है सिंधु जल समझौता जो है, ये 19 सितंबर 1960 में हुआ था, है ना, 19 सितंबर 1960 में हुआ था। और आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, है ना, उसके बाद जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 13 दिन गए रहे। उसके बाद जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी 66 में, तो 1966 से इंदिरा गांधी 1977 तक प्रधानमंत्री रह गई। 66 से लेके 77 तक प्रधानमंत्री रही। और यहाँ पर जो है ये देखिए 19 सितंबर 1960 के अंदर जो है ना, ये सिंधु जल समझौता हुआ। तो अब बताइए, अगर 60 में सिंधु जल समझौता हुआ है तो 60 तक क्या 64 तक, है ना, 64 तक तो कौन रह गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री रह गए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उसका नाम था अयूब खान। ठीक है, बात दरअसल क्या हुआ है, देखिए यहाँ समझ लीजिए ठीक से। देखो ये भारत है ना, ये भारत है अपना, है ना, ठीक है, किसी तरह बना देते हैं, ये जो है भारत हुआ, यहाँ भारत, और ये साला जो है कुत्ता की तरह बैठा हुआ, ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पर देखिए इधर से एक नदी निकलती, इसका नाम है सिंधु नदी, यहाँ पर निकलती झेलम, यहाँ से चिनाब, ठीक है, सिंधु झेलम चिनाब। उसके बाद जो है ना यहाँ से रावी, फिर व्यास और फिर सतलज, और ये सब नदी एक होकर के बाद में किसमें मिल जाता है, सिंधु में। तो आप देखोगे इधर से भारत की तरफ से 6 नदी पाकिस्तान जा रहे हैं, और पाकिस्तान वाले को ना पानी की बड़ी कमी है ना, तो हम ही लोग देखो इधर से भेज रहे हैं पानी। तो 19 सितंबर 1960 को क्या हुआ कि पाकिस्तान का ही शहर कराची के अंदर में ये समझौता हुआ था कि ऊपर का जो 3 नदी है ना, ये सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ये तीनों नदी का जो है 80% पानी जो है पाकिस्तान को मिलेगा, और 20% पानी जो है इंडिया इसका प्रयोग करेगा। और नीचे का जो है चिनाब, है ना, सिंधु झेलम चिनाब, ये रावी, व्यास और सतलज, ये नीचे का जो 3 नदी है, इन तीनों का 80% पानी जो है ये इंडिया यूज करेगा, और 20% पानी जो है पाक को जाएगा, पाकिस्तान को जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यही समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 ईस्वी को कराची में, पाकिस्तान के अंदर में। इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और उधर से जो है वहां के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। अब तुम कहोगे सर हम ही लोग उसको पानी दे रहे हैं, अगर ये मैं पानी बंद कर दूं तो साला ये, है ना, ऐसे ही मर जाएगा ना। तो ये याद रखना, भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर जो है 19 सितंबर 1960 ईस्वी को किया था। भारत की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना। आपको पता है सिक्किम जो है आजादी 1947 में इंडिया को मिला। 1947 से लेकर 1975 तक जो है सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम को भारत जो है ना अपना संरक्षण देता था, अपना एक छोटा भाई की तरह मानता था। और बाद में 1975 में जनमत संग्रह करा करके जो है सिक्किम को भारत का राज्य बना लिया गया। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बना, 1975 में। और केम्मा राज्य बना, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो याद रखिएगा 22वां राज्य बना था, है ना। तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, तो 1975 में बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, 1975 में, 16 मई 1975, है ना। केम्मा राज्य बना था, तो ये 22वां राज्य बना था, ठीक है, भारत का। उस समय 21 राज्य ऑलरेडी था, और ये सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तो ये टोटल 22 राज्य, है ना, 1975 में हो गए थे। अभी तो 28 राज्य। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, अभी बताया था ना कि तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, और 1953 में ही क्या बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जिसमें से छत्तीसगढ़ बना। अभी इसी क्लास में पहले बतलाया ना कि छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और 9 नवंबर, है ना, सॉरी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ क्या हुआ, मध्य प्रदेश से कट के अलग हो गया।
तो उस राज्य का नाम बताइए जिसमें से छत्तीसगढ़ बना, है ना, जिसमें से छत्तीसगढ़ पैदा हुआ, वो राज्य का नाम आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा क्या, मध्य प्रदेश हो जाएगा ना। तो मध्य प्रदेश से कट के जो है छत्तीसगढ़ बना, ठीक है, 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में से असम कटकर, है ना, उत्तर पूर्वी में असम काटकर पहला राज्य कौन बना। देखो आपको मालूम है कि असम काटकर कई राज्य बना है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, ठीक है, नागालैंड है, ये सब जो है ना असम को काटकर बना। तो उत्तर पूर्वी राज्य में ये असम है, असम को काट करके यहाँ नागालैंड एक है ना राज्य पड़ता है, नागालैंड, ठीक है। ये नागालैंड जो है असम को काटकर बना 1963 में, यानी 1963 में। और यहाँ एक राज्य असम काटकर बना, इसका नाम मेघालय, याद रखिएगा, ठीक है। ये मेघालय बना 1971 में, 1971 में। उसके बाद यहाँ पर याद रखना है मिजोरम, ठीक है। मणिपुर तो आपको पता है कि 1949 में ही मिल गया था, तो यहाँ याद रखना है मिजोरम, ठीक है। मिजोरम जो है ये 1987 में, और उसके बाद यहाँ से एक राज्य जो है असम से कट कर निकला, इसका नाम अरुणाचल प्रदेश, ये 1987 में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि असम से ये कट के बना हुआ है, ये 1963 में, ये 1987 में, फिर ये वाला 1987 में, और फिर ये वाला 1971 में। तो सबसे पहले कौन बना, तो यहाँ प्रश्न यही पूछा है कि भारत में उत्तर पूर्वी में असम काटकर पहला राज्य कौन बना। तो आप देख सकते 63 में बना था नागालैंड। आपको ध्यान रखना है कि नागालैंड जो है ना ये बना था, कब बना था, तो ये 1963 के अंदर बना था, क्लियर, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस प्रधानमंत्री ने किए थे। आपको पता है ये जो पाकिस्तान है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, है ना, कंसेप्ट रहेगा ना तो परीक्षा में बनाने में मजा आएगा, है ना। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत, ये भारत देखिए, ये भारत का मैप हो गया, ये भारत हो गया। और पाकिस्तान जो बांट कर दिया गया था ना, तो पाकिस्तान को ये वाला हिस्सा दिया था और पाकिस्तान को ये वाला हिस्सा दिया था, ठीक है। ये वाला पाकिस्तान को दिया था और ये वाला पाकिस्तान को दिया था। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। तो ये दोनों में जो है ना, यहाँ ये लोग जो है ना यहाँ के लोगों को देखना नहीं चाहता था। इसका कहानी थोड़ा लंबा है, ठीक है। ये लोग इसको देखना ही नहीं चाहता था। और यहाँ का एक व्यक्ति था मुजीबुर रहमान, वो प्रधानमंत्री पद के लिए जो है ना, एक समझिए जीत ही गया था, उसको बहुत वोट वगैरह मिला। तो इसको ही बात को लेकर के विवाद हुआ, और यहाँ पर से जो पाकिस्तानी सैनिक आया, यहाँ पर इन लोगों के साथ में बहुत ज्यादतियां किया। तो उस समय अपने देश के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे, और इंदिरा गांधी ने क्या किया कि यहाँ पर जो है इस एरिया का, अभी तो फला ये बांग्लादेश बन चुका है, इसका मदद किया। और ठीक है, और 1971 में, ये 1971 की घटना है, तो दिसंबर 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और भारत ने उसको ना रपेट के दिया, है ना, जैसे 65 में लताड़ा था, उसी तरह यहाँ पर भी 1971 में उसको हार हुआ। और उसके बाद यहाँ जो बांग्लादेश है, यहाँ पर जो पाकिस्तानी सैनिक आया था उसको भारतीय सैनिकों ने खदेड़ करके अब बांग्लादेश जो मुजीबुर रहमानों के हाथ में दे दिया। उसके बाद तब वहां के जो राष्ट्रपति थे, है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, और उसके बाद भारत देश के उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, दोनों के बीच तब शिमला, है ना, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, वहां पर एक समझौता हुआ। और उस समझौता, है ना, समझौता हुआ कि भाई चलो अब थोड़ा सा शांति करो, बहुत पिटाई हुआ, है ना। और जो बंदी बनाया गया था युद्ध में, इसमें 71 वाला में, तो उसको फिर सैनिकों को, पाकिस्तान वाले को फिर दे दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो शिमला समझौता हुआ था ना, ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के तरफ से थी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ये 1971 के युद्ध के बाद 1972 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, शायद जुलाई है ना, 2 जुलाई 1972, याद रखिएगा डेट को कि 2 जुलाई 1972 को यह हुआ था। अच्छा, यहाँ पूछा कि किसने हस्ताक्षर, भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किया था, तो ये इंदिरा गांधी, है ना। इंदिरा गांधी के टाइम पर ही 1971 वाला युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और 65 वाला जो हुआ था उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्य का गठन हुआ, आपको पता है ना, कि बताया था ना कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 के अंदर हुआ। और इस आयोग का अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। उन्होंने 1955 एक रिपोर्ट जारी किया, और उसके बाद जो है फिर है ना, उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना, और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, है ना। तो कितने राज्य बनाए गए थे, उसके आधार पर 14 राज्य। किस आधार पर बनाया गया था, तो याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर,
स्वतंत्र, है ना, यहाँ पर देखो प्रश्न यहाँ पूछा भी है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, तो भाषा जो है इसके पुनर्गठन का आधार था, राज्य बनाने का आधार, इसी आधार पर राज्य बनाया गया था। एक प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, जब आजादी हुआ तो प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए, प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन कहा जाता है ना, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये उप प्रधानमंत्री थे, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह से ये 25 कंप्लीट हुआ, है ना, और ये क्लास कैसा था आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है।